भारत की राजनीति में स्वतंत्रता के बाद कई दशकों के बाद हमने अपनी इंटरनल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति को मतलब आयात को रोक करके स्वयं के उद्योगों को विकास करने की नीति को छोड़ करके जिसको इंग्लिश में हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं की नीति को छोड़कर व्यापार पर निर्भर विकास के मॉडल को 1991 में काफ़ी तीव्र गति से अपनाया। अ, इसे आर्थिक रिफॉर्म एलपीजी भी कहते हैं। भारत की राजनीति के अध्ययन में एलपीजी रिफॉर्म क्यों आए, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, उसके आने के पीछे क्या कारण थे, इसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। जब भारत आज़ाद हुआ, उस वक़्त एक डोमिनेंट सोच दुनिया में प्रवेल कर रही थी जो कि काफ़ी हद तक समाजवादी चिंतन से प्रभावित थी, जिसकी बात हेग कर रहे थे ए रोड टू सर्फडम में कि भई चाहे उससे कैपिटलिज़्म हो, चाहे सोशलिज़्म हो, हर जगह स्टेट को ही मेन एक्टर बनाया जा रहा है इकोनॉमिक स्फीयर में और भारत में भी ऐसा ही हुआ। बॉम्बे क्लब के साथ जो डिस्कशन हुई हमारी कांग्रेस पार्टी की आज़ादी से पहले, उसमें ये तय किया गया कि स भारत की अर्थव्यवस्था के जो मेजर सेक्टर्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के या दूसरे सेक्टर्स होंगे, जहाँ शुरू में इतना प्रॉफ़िट नहीं आएगा, वहाँ पर भारत का स्टेट इन्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्ट करेगी और प्राइवेट क्षेत्र जो है, वो सेकेंडरी भूमिका में चलेगा। कुछ इस तरह का एक रोड मैप आज़ादी से पहले ही तैयार हो चुका था। फिर नेहरू जी ने इसको अमली जाना देने के लिए प्लानिंग कमीशन नामक अनकॉन्स्टिट्यूशनल संस्था को बनाया जो कि एक सिर्फ सरकार के आदेश से पास हुई थी। और ये जो भारत का विकास का जो मॉडल था, ये सेकंड 5 ईयर प्लान में जिसको नेहरू एंड प्रकाश चंद्र महल नोबिस प्लान कहते हैं, जिसने सोवियत मॉडल को लेते हुए भारत में आंतरिक उद्योगों की स्थापना करने की व्यवस्था की और उसके लिए बाहर से इंपोर्ट होने वाले तैयार माल पर रोक लगा दी। बड़ा हैवी टैरिफ लगा दिया कि वो माल भारत में नहीं आता। एक स्टडी के अनुसार लगभग 80 की 83% टैक्स बाहर से आने वाले सामानों पर लगा दिया गया और कई सामानों को तो बैन ही कर दिया गया। बल्कि इसके बदले में बाहर से टेक्नोलॉजी और उधार पैसे से भारत के अपने उद्योगों को चलाने का प्रयास किया गया ताकि वे खड़े हों, अपनी इंटरनल मार्केट में अपना माल बेचें। जब वे कॉम्पिटिटिव हो जाएँ, उसके बाद हम बाहर की कंपनियों को भी आने देंगे और कॉम्पिटिशन करेंगे। इसको इकोनॉमिक्स के लिटरेचर में इन्फेंट इंडस्ट्री की बात कहा जाता है कि भई पहले अपने देश को विकास करने के लिए आप जर्मनी की तरह एक छोटे-छोटे से जो जो नवीन आपके बच्चे जो उद्योग हैं, उनको प्रोटेक्ट करो, उनको देखो, उनका पालन-पोषण करो, जैसे हम बच्चों का पालन-पोषण करते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाएँ, मज़बूत हो जाएँ, तब उनको समाज के सामने छोड़ दो कॉम्पिटिशन के लिए। तब उसी तरह से तब उन कंपनियों को दूसरी कंपनियों के सामने, दूसरे देश की कंपनियों के सामने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामने कॉम्पिटिशन करने के लिए छोड़ दो। जब तक वो बड़ी नहीं होती तब तक राज्य का ये कर्तव्य है कि वो पेरेंट्स की तरह उन कंपनियों का क्या करे, लालन-पालन करे। यही भारत ने भी करने का प्रयास किया। साथ ही साथ नेहरू जी ने समाजवाद के उस पे चलते हुए बहुत से निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चाहे वो टाटा की एयरलाइन्स हो, जिसको एयर इंडिया बनाया गया, चाहे बहुत सी प्राइवेट रेलवे लाइन्स हो, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो जिनसे इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की गई, कई बैंक्स हों, कोल फील्ड्स हों, है ना? माइन्स हों, उनको ग्रेजुअली सभी को ग्रेजुअली नेशनलाइज़ किया गया। और 1956 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट है भारत का, बल्कि 1948 का भी, पर 1956 का जो है, वो मेन भूमिका निभाता है जिसमें कि 17 या 18 सेक्टर्स को बिल्कुल स्टेट्स के लिए रिज़र्व कर दिया गया, गवर्नमेंट के लिए रिज़र्व कर दिया गया और बहुत कम क्षेत्र जो छोड़े गए प्राइवेट के लिए, उसमें भी लाइसेंस परमिट राज की व्यवस्था की गई कि अगर प्राइवेट कंपनी कोई और इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उसे उस क्षेत्र के अधिकारियों से परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिससे कि पूरी तरह से राज्य का कंट्रोल बढ़ गया। और ये भी कहा गया कि ग्रेजुअली राज्य का कंट्रोल और अधिक बढ़ाया जाएगा। कंपनियों को अपना विकास करने, अपना साइज़ बढ़ाने
को एक खतरे के रूप में देखते थे कि जितना साइज़ कंपनी का बढ़ेगा, उतना ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली फैल जाएगी। इसलिए मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट एमआरटीपी एक्ट को भी पास पास किया गया पास किया गया पास किया गया पास किया गया, ठीक है जी? और अ, इस सब हालात को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत में अ, एक एक समाजवादी और एक एक जो उस टाइम की पॉपुलर विकास की जो मॉडल था, उसको भारत ने अडॉप्ट किया, ठीक है? पर इससे हुआ क्या? इससे ग्रेजुअली ये हुआ कि भारत के विकास की दर उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ी, क्योंकि जो ये सरकारी कंपनियां थी या जो प्राइवेट कंपनियां जिनको प्रोटेक्ट किया गया, शटर किया गया, जिसको फिकी नामक जो हमारा ये दबाव समूह है लेड कर रहा था, वो कंपनियां अपना जो इन्वेस्टमेंट टू टर्नओवर टू इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है, टर्नओवर की तुलना में जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है कि कितने रुपए डालकर उससे कितना प्रॉफिट निकलता है, उस क्षमता को ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रही थी, बल्कि वो डाउन ही जा रही थी ग्रेजुअली। तो ज़्यादा लाभ हमें नहीं मिल रहा था। उसके पश्चात जो 30-40 वर्ष जो निकल गए, उसमें लोग भी अवेयर हो रहे थे, आम जनता अवेयर हो रही थी। उनका पॉलिटिकल सिस्टम पर प्रेशर बढ़ रहा था, जिसको रुडोल्फ एंड रुडोल्फ कमांड एंड डिमांड पॉलिटी के अपने एनालिसिस में बताते हैं कि शुरू में नेहरू जी ने देश के लोगों को कमांड दी, या जो नेता थे वो कमांड देते थे कि आप डैम बनाओ, ये बनाओ, आप तंगी करो, अभी हम विकास करके देंगे आपको, आपकी गरीबी दूर होगी। पर जब ऐसा नहीं हुआ तो लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया, भाई हमें ये दो, चाहे किसान हो, हमें सब्सिडी दो, हमें बिजली की सब्सिडी दो, हमें खाद की सब्सिडी दो, है ना? और भी कई अन्य वर्ग हों, उन्होंने ये मांग करना शुरू कर दिया कि राज्य हमारे हितों की क्या करे, पूर्ति करे करे और करके दे। जब इस तरह का डिमांड बढ़ने लगा, तो इसने सरकार के जो फिस्कल डिफिसिट है, उसको बड़ा इंक्रीज कर दिया। और 1980 के दशक में आते-आते भारत का फिस्कल डिफिसिट 6% पहुंच गया, 6.5 पहुंचने लगा। और लास्ट में जब क्राइसिस में हम पहुंचे तो 9% हमारा फिस्कल डिफिसिट आके पहुंच गया। सरकार के रेवेन्यू की तुलना में सरकार पर जो सब्सिडियों का जो बोझ था, कर्जे को जो पे करने का जो इंटरेस्ट पेमेंट का जो बोझ था, बहुत ज़्यादा हो गया। और इससे फिस्कल डिफिसिट की स्थापना हुई, क्योंकि सरकार के एक्सपोर्ट भी डेवलप नहीं हो पा रहे थे, जिसकी उम्मीद थी कि भारत के एक्सपोर्ट डेवलप होंगे और शायद वहाँ से कुछ पैसा आ जाए तो भारत अपने पाँव पर एज ए अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाए। ये बड़ी समस्या का दौर था। इसमें अ, समय समय पर जो हम जो तेल पर निर्भर थे, उसके जो ऑयल शॉक हमें लगे, चाहे 80 के दशक में लगे या उससे पहले लगे, वो बड़े भयंकर ऑयल शॉक हमें लगे। उससे भी हमारे जो जो कर्जा हमारा लेना पड़ता था अपने इंपोर्ट्स को चलाने के लिए, वो बढ़ जाता था। और 1991 में लास्ट झटका हमें इस गल्फ वॉर ने दिया। हालांकि वो उतना भयंकर झटका नहीं था, पर हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि थोड़े से भी इस 91 के इस झटके ने हमें, 90 के ऑयल क्राइसिस ने हमें झटका दिया, और हम बिल्कुल आईएमएफ के घुटनों के सामने आ गए कि हमें उससे डील साइन करनी पड़ी, क्योंकि अब हमारे पास अपने इंपोर्ट को लेने के लिए, जो कि हमारे ही देश की जो अपनी इंडस्ट्रीज थी, जिसको हम नेहरूवियन मॉडल से चला रहे थे, उसको चलाने का भी पैसा नहीं था। क्योंकि आईएमएफ एक ऐसी संस्था थी जो हमें प्रॉमिस कर सकती थी कि आपको लास्ट में पैसा मिलेगा। ये बड़ी समस्या हो गई थी। तो ऐसे दौर में 1980 के दशक में ही, वैसे इंदिरा गांधी के दूसरे लास्ट टेन्योर में, और हमारे बल्कि इमरजेंसी के दौरान भी ये रियलाइजेशन होने लगी थी कि ये जो हमारा विकास का जो मॉडल है कि सरकारी कंपनियां विकास करेंगी, हम बाहर से माल नहीं आने देंगे, विदेशी पूंजी हमें नहीं चाहिए, इससे ये रियलाइज होने लगा था कि इसका उतना बेनिफिट नहीं हो रहा हमें। जबकि सिमल्टेनियसली हमारे साथ जो है साउथ कोरिया और ये अपना ताइवान, ये हमारी स्थिति में था 1960 के दशक में। वहाँ की वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी हमारे बराबर ही थी, पर वो ग्रेजुअली बड़ी स्पीड से जो है ये एक्सपोर्ट लेड मॉडल से, इवन चाइना भी बड़ी स्पीड से जो है विदेशी निवेश के कारण बड़ी आगे निकल रहा था। तो इससे आंखें भी खुल रही थी हमारे शासक वर्गों की। तो उन्होंने कई कमेटियों की स्थापना की, नरसिम कमेटी की स्थापना, जैसे कि आबिद 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 हुसैन कमेटी की स्थापना, और भी कई कमेटियों की स्थापना 80 के दशक में की गई, पर कुछ एक्शन नहीं हो पा रहा था। फिर हमारे राजीव गांधी जब आए तो उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि मैं मार्केट रिफॉर्म करूंगा। और जब राजीव गांधी इस तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने सैम पित्रोदा को लाया, मोन्टेक सिंह आलूवालिया को लाया, इवन मनमोहन सिंह को मार्ग दिया। पर उस समय हमारी जो इंटरनल इंडस्ट्री थी, जो कि लाइसेंस परमिट राज पर पलकर बड़ी हुई थी, जो फिक्की जिसको लीड कर रहा था,
उन्होंने राजीव गांधी का विरोध किया और राजीव गांधी समहाउ उनसे पार नहीं निकल सके और फिर राजीव गांधी चुनाव हार गए अगला। जब वो हार गए फिर दोबारा देश में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा था और वीपी सिंह जब देश हम कर्जे में थे तो भी वो किसानों के लोन उन्हें माफ़ करने पड़ रहे थे क्योंकि किसान की लॉबी इतनी स्ट्रांग हो गई थी बड़े किसानों की कि लोन माफ़ करने पड़े। हालांकि वीपी सिंह ने छोटे किसानों के लोन माफ़ किए और एक वक्त ऐसा आ गया था कि कई राज्यों में बिजली के जो मैक्सिमम लॉस होते थे वो किसानों की वजह से होते थे क्योंकि बिजली का बिल वो फ्री में होती थी बिजली उनको। तो स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी हमारी। तो ऐसे दौर में मोंटेक सिंह आलूवालिया, मनमोहन सिंह, इन लोगों को ये चीज़ पता थी और ये लोग तैयार थे इस चीज़ के लिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, पर इनको कहीं से पुश नहीं मिल रहा था। तो वो पुश 1991 में जब ये हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ी और कांग्रेस की अल्पमत की सरकार थी और मिस्टर नरसिम्हा राव जो थे पॉलिटिकल एलीट हमारे, उन्होंने ये तय किया कि नहीं, वी विल हैव टू डू, ये संकट ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें भारत पहले से ही, भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो प्रो मार्केट थे, वो पहले से ही तैयार बैठे थे और जब उनको ये अवसर मिला तो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए और मनमोहन सिंह ने 60 के दशक में अपनी पीएचडी थीसिस में ऑक्सफोर्ड में ये साबित किया था कि वही भारत के लिए एक्सपोर्ट लेड मॉडल ही ज़रूरी है, अन्यथा भारत विकास नहीं कर सकता। तो फिर इन हालातों में हमने एलपीजी साइन की। 1992 का हमने ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकाली 91 की, जिसमें कि एकदम से हमने 10 के लगभग उद्योगों को फ्री कर दिया गवर्नमेंट कंट्रोल से, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो या कई ट्रांसपोर्टेशन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, कई उद्योग एकदम एक झटके से हमने कई सेक्टर फ्री कर दिए। उनको फ्री करते ही भारत में विदेशी निवेश उस क्षेत्र में आने को संभावना बढ़ने लगी। उसके अतिरिक्त सबसे पहले हमने जो बाहर से आने वाले जो माल पर जो हम रोक लगाते थे उनको रैशनलाइज कर दिया, उनको 80 से लगभग 30% तक टैक्स उन पर लिया दिया। साथ में विदेशी निवेश जो शेयर बाजार से हमारे देश में आता था उसके लिए भी मार्ग खोल दिया गया एफआईआई के थ्रू, तो उससे भी हमें बड़ा लाभ मिलने लगा। और सिंगापुर से हमारी एक ट्रीटी हो गई जिसके माध्यम से विदेशी निवेश सिंगापुर के बैकडोर से भारत में आना शुरू हुआ और धीरे धीरे भारत सरकार ने कई ऐसी कंपनियां जो कि कम्पिटिटिव नहीं थी, जिनको समाजवाद के काल में हमने जानबूझ के बचाया जबकि वो घाटे में जा रही थी, उनको रिस्ट्रक्चर किया गया, भारी लोन दे करके उनको रिस्ट्रक्चर किया गया। अब उनको भारत ने फाइनली डी इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो इससे भारत ग्रेजुअली जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा और सब्सिक्वेंटली जितने भी हमारे नेता आए, चाहे वाजपेयी जी आए हों, देवी गौड़ा आए हों, या ये चिदम्बरम का जो काल है देवी गौड़ा या दूसरी अल्पमत की सरकार में, वो भी अद्भुत माना जाता है। उसके बाद जो वाजपेयी जी आए हों, उसके बाद दोबारा मनमोहन जी 2 टर्म आए हों, आज मोदी जी हैं, इन सब ने इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी को परस्यू किया है और भारत अब कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी पे चल रहा है। और 1991 के बाद ही हमने जो है एमआरटीपी एक्ट को ख़त्म कर दिया, उसकी जगह मैनेजमेंट फेरा फेरा की जगह फेमा एक्ट हमने लाया और भी जो ये कई और फॉरेन एक्सचेंज के लिए ख़त्म कर दिया, एमआरटीपीटी एक्ट को ख़त्म कर दिया और अपनी रिजीम को और ज़्यादा लिबरल करना और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए सब्सिडी देना शुरू कर दिया। और ऐसे में जो ये एसोचैम जो द्वाबसू है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो कि भारत में पहले से विदेशी पूंजी के साथ और विदेशी उद्योगपतियों के साथ जुड़ा हुआ था, उसने भी गवर्नमेंट का सहयोग किया। इसको राजीव गांधी ने भी अपलिफ्ट करवाया था। इसके अतिरिक्त सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो दबाव समूह है, उन्होंने भी रिफॉर्म का उस टाइम सपोर्ट किया विलिंगली। शायद उनको ये विश्वास होगा कि हम विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके अपने उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे। फिक्की जो कि सबसे अनविलिंग थी, भारतीय डोमेस्टिक उद्योगपति, जो कि इंटरनल जो हमारा इंपोर्ट पॉलिसी थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी, उसके फेवर में थी, उनको मजबूरी में शुरू में रिफॉर्म में आना पड़ा क्योंकि उनके पास अब जो बाहर से हमें बोरोइंग करनी पड़ती थी अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसके लिए पैसे नहीं बचे थे कानून में। वो पैसे आईएमएफ ही दिला सकता था, पर आईएमएफ ने भारत पर इकोनॉमिक रिफॉर्म की शर्तें लगाई। धन्यवाद, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाने का प्रयास किया। इसको और स्टडी करने के लिए आपको कई लिटरेचर को देखना चाहिए, है ना। एक राहुल जी हैं, उनकी बुक है ऑक्सफोर्ड की, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी इन ट्रांजिशन किताब लिखी है, राहुल जी ने, नाम लास्ट नेम मैं भूल रहा हूँ। उनकी बुक हम पढ़ें, उसमें बहुत से अच्छे चैप्टर्स हैं, उससे हमें इसके बारे में पता लगेगा। एक रॉब जैकिन्स हैं जिन्होंने रिफॉर्म बाय स्टेल्थ की बात की है। इसके अतिरिक्त फ्रेसिन फ्रैंकल का वर्क हम पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ, अतुल कोहली के वर्क से हमें पता लगता है। ऐसे बहुत से वर्क है जो हमें इसके विषय में और सूचना दे सकते हैं। थैंक यू।